हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओनली यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष। मेरा नाम है आशीष। पिछले वीडियो में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वहां पे हमने डिस्कस करना शुरू किया था और 20 मिनट का वो वीडियो था। आज भी हम वीडियो को उतना ही रखेंगे, 20-21 मिनट्स का, और कुछ आगे की टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख करके आइए, क्योंकि उसके आगे हम आज बात करने वाले हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन हमारी टारगेट ऑडियंस रहने वाली है, कौन सा मॉड्यूल में फॉलो करूंगा, कौन से नोट्स में यहाँ पे फॉलो करने वाला हूं। मैं फिर से बता देता हूं आपको कि हम जो है सीए फाउंडेशन का जो मॉड्यूल है उसमें से इस चैप्टर को हम यहाँ पे कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और ये 11th 12th बीकॉम सीए सीएस सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। और पिछली बार जब हमने लास्ट टर्म जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी अक्रूड रेवेन्यू। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन के बारे में। अब देखिए सर, अकाउंट्स में हम जब देखते हैं तो यहां पे दो तरह की टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, एक होती है डेप्रिसिएशन, एक है डिप्लीशन। अब ये टर्म्स वैसे तो इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन डिप्लीशन हम यूज करते हैं वेस्टिंग असेट्स के केस में। अब ये वेस्टिंग असेट्स क्या होते हैं सर? ये कुछ ऐसे असेट्स, जैसे मान लीजिए आपकी माइंस है, कोल माइंस हो गई या किसी और मिनरल की माइंस हो गई, इन्हें हम कहते हैं वेस्टिंग असेट्स। क्योंकि जो माइन है, मान लीजिए ये पूरी खान है, इसमें ये मिनरल यहां पे भरा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये कोल है। हम कोल को कैसे निकालेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे धरती में से और फिर उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो कोल है, ये कोल क्या हमेशा ही इतना इस माइन में रहेगा? क्योंकि ये तो एक नेचुरल रिसोर्स है, राइट? तो ये वेस्ट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? वेस्ट होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। तो इन असेट्स के केस में जब इनकी वैल्यू, जब इनका जो कॉस्ट है वो डिप्लीट होती है, यूज होती है, तो उसे हम कहते हैं डिप्लीशन। क्या कहते हैं? डिप्लीशन। जो टर्म हमें यहां पे समझनी है वो है एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन। हम जनरली क्या करते हैं डेप्रिसिएशन के केस में और डिप्लीशन के केस में? हम जनरली क्या करते हैं कि उस डिप्लीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल, जिस साल वो डिप्लीशन होता है उसी साल उसे खर्चे की तरह हम चार्ज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन कई दफा हम इस डिप्लीशन को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करते, उसे एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और इसी को कहते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन, या फिर जो अगली टर्म आप देख रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम उसे यहां पे नाम देते हैं। तो आइए मीनिंग पढ़ते हैं। द टोटल टू डेट ऑफ द पीरियोडिक डिप्लीशन चार्जेस ऑन वेस्टिंग असेट्स। ठीक है, ये वेस्टिंग असेट्स को इनिशियली हम कैपिटलाइज करते हैं, राइट? किसी भी असेट को हम इनिशियली कैपिटलाइज करते हैं और फिर उसकी जो वैल्यू होती है उस असेट की, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है, उसको ओवर द यूजफुल लाइफ उसे हम डेप्रिशिएट करते हैं। वेस्टिंग असेट्स के केस में हम उसे कहते हैं डिप्लीशन। क्या कहते हैं बेटा? डिप्लीशन। आई होप आपको यहां तक की बातें ये समझ में आ गई होंगी। और उसी तरीके से जो अगली टर्म है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डिप्लीशन वेस्टिंग असेट्स के केस में और डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। द टोटल टू डेट ऑफ द पीरियोडिक डेप्रिसिएशन चार्जेस ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब हर साल हमने उसको चार्ज नहीं किया, हम क्या करते रहे? उसे एक्यूमुलेट करते रहे, जोड़ते रहे। नेक्स्ट टर्म आ जाती है सर एडवांस। बहुत ही आसान टर्म है। आपने किसी को काम होने से पहले, अभी तक हमारे पास सामान नहीं पहुंचा, अभी तक हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर नहीं हुए, अभी तक सर्विसेज हमने नहीं ली, लेकिन उससे पहले ही हमने पेमेंट कर दिया, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं एडवांस। पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और बिफोर एक्विजिशन ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। पहले से ही पे कर दिया, यानी एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट कर दिया एडवांस में, वैसे ही हमारे को कभी कभी पेमेंट एडवांस में रिसीव भी हो सकता है। तो दोनों ही तरीकों से हमें इस टर्म को यहां पे समझना है। एडवांस मतलब एडवांस, पहले से हमने कोई काम वहां पर कर दिया है।
नेक्स्ट टर्म है अमोर्टाइज्ड वैल्यू। देखिए जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन, वैसे एक और टर्म होती है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, टेंजिबल असेट्स के केस में हम जनरली यूज करते हैं टर्म डेप्रिसिएशन और उसे हम कह देते हैं डेप्रिशिएबल असेट्स, और हम वहां पे टर्म यूज करते हैं कौन सी, डेप्रिसिएशन। वेस्टिंग असेट्स के केस में हम टर्म यूज करते हैं डिप्लीशन, और इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स के केस में जो हम टर्म यूज करते हैं उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन, राइट। अब अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइज्ड वैल्यू किसे कहते हैं? मान लीजिए एक असेट की जो वैल्यू है वो अमोर्टाइजेशन करने से पहले है 100 रुपए। कितनी है सर? 100 रुपए की। मान लीजिए असेट की अमोर्टाइजेशन लगाने से पहले हमारी वैल्यू है 100 रुपीज, और 10 रुपीज का यहां पे हम अमोर्टाइजेशन इसमें लगाएंगे, माइनस करेंगे, तो अब ये जो 90 बचा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अमोर्टाइज्ड वैल्यू। क्या कहते हैं? अमोर्टाइज्ड वैल्यू या डेप्रिशिएटेड वैल्यू, अगर हम टेंजिबल असेट की वहां पे बात कर रहे हैं। द अमोर्टाइजेबल अमाउंट लेस एनी पोर्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ अमोर्टाइजेशन। यानी अमोर्टाइजेबल अमाउंट यहां पे कितना था सर? सर यहां पे अमोर्टाइजेबल अमाउंट था 100, और उसमें से हमने अमोर्टाइजेशन कितना लेस कर दिया? सर उसमें से हमने अमोर्टाइजेशन लेस कर दिया 10, तो जो हमारे पास बचा 90, वो क्या है? वो है अमोर्टाइज्ड वैल्यू। अगर ये इंटेंजिबल असेट की बात है तो यहां मैं इसे अमोर्टाइज्ड वैल्यू कहूंगा। टेंजिबल असेट के केस में मैं इसे क्या कहूंगा सर? उस केस में मैं इसे डेप्रिशिएटेड वैल्यू के नाम से वहां पे जानता हूं, समझता हूं। क्या इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आती हैं? यस सर, बिल्कुल हमें ये बातें यहां पे क्लियरली समझ में आती हैं। अगला टर्म जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है एनुअल रिपोर्ट किसे कहते हैं। What is annual report? Annual report जो है the information provided annually by the management। अब क्या होता है, साल जब खत्म हो जाता है, साल खत्म जब हो जाता है तो मैनेजमेंट एक रिपोर्ट बनाता है। ये लॉ के हिसाब से भी रिपोर्ट बनाई जाती है, और वैसे भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब फाइनलाइज किया जाता है, अगर कोई लॉ उस एंटिटी पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, छोटा बिजनेस है, तो उस केस में भी एक फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सेट बनाया जाता है, एनुअल रिपोर्ट उससे थोड़ा एड ऑन है, उससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, आइए एक बार इसके मीनिंग को हम यहां पे पढ़ते हैं और बाद में आपको क्लियर होंगी बातें। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनुअली बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज टू द ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्संस। जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि इन अकाउंट्स के यूजर्स कौन है, कौन है इसके स्टेक होल्डर्स, कौन है इसमें इंटरेस्टेड पर्संस। तो साल के अंत में मैनेजमेंट कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसे? इंटरेस्टेड पर्संस को, जो कि कंसर्निंग इट्स ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन होती है। किसके फाइनेंशियल पोजीशन से कंसर्निंग होती है? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशन से कंसर्निंग कुछ इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड। स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड मतलब कानून के हिसाब से। मान लीजिए वो एक कंपनी है, तो उस पे क्या अप्लाई होगा सर? उस पे अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट 2013, और 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो भी किसका पार्ट बनेगी सर? वो भी पार्ट बनेगी एनुअल रिपोर्ट का। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कंपनी द बैलेंस शीट, इसमें क्या क्या आएगा? कंपनी के हिसाब से बता रहे हैं, बैलेंस शीट, P&L एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स, द ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद आपकी ऑडिट हो गई, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ऑडिट हो गई, तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी इस एनुअल रिपोर्ट का पार्ट वहां पे बनेगी। एंड द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, ये भी किसका पार्ट बनेगी सर? ये भी हमारे एनुअल रिपोर्ट का यहां पे पार्ट बन जाएगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर इंफॉर्मेशन वॉलेंटरीली प्रोवाइडेड, मतलब वॉलेंटरी है, मेरा मन करेगा तो मैं बताऊंगा, जरूरी नहीं है, कानून के हिसाब से जरूरी अगर है तो स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी तो वो तो बतानी ही है, लेकिन कुछ वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन भी कई बार कंपनी यहां पे प्रोवाइड करती है, जैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ग्राफ, चार्ट्स एटसेट्रा।
आपको यहां पे ये चीज समझ में आ गई होगी। आई होप एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। मतलब स्टैट्यूट यानी कानून के हिसाब से रिक्वायर्ड कोई इंफॉर्मेशन जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, केवल कंपनी नहीं, छोटा बिजनेस भी प्रोवाइड करेगा सर, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट उसको नाम दिया गया, मैनेजमेंट उसका प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा सर? जो उसके इंटरेस्टेड पर्संस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पे उन्हें वो प्रोवाइड की जाएगी इंफॉर्मेशन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई बार हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट हम बनाते हैं। उस प्रॉफिट में कई बार हमारे को कुछ और अप्रोप्रिएशन करना पड़ सकता है, कुछ और एडजस्टमेंट हमें वहां पे करने पड़ते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं दोस्तों? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जनरली जब हम पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो इस तरीके का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वहां पे देखने को हमें मिलता है। तो आपको समझना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, एक बार प्रॉफिट आ गया, लेकिन उसके बाद भी हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, उसका कुछ अप्रोप्रिएशन करना है। तो उसके लिए स्पेसिफिक तौर पे हम क्रिएट करेंगे क्या? एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसे ही कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशन को अब हम पढ़ते हैं। An account sometimes included as a separate section। ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो वहां पे अवेलेबल मौजूद है ही, उसके साथ साथ अलग से एक और सेक्शन में हम अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के तौर पे एक सेक्शन बनाते हैं, शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स डिविडेंड, रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, ये सब जो वहां पे जो एडजस्टमेंट है वो किया जाता है। और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या यहां पे हमने सिंपल उसको देखा क्या, वो क्या है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल सर। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जितनी भी टर्म्स मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, बार बार देखिएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। और इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि जो वीडियोस का साइज है, जो वीडियोस की ड्यूरेशन है, वो 20 मिनट तक की ही रखें, ज्यादा टर्म्स हम इसमें ना डिस्कस करें, ताकि आप जल्दी जल्दी इन्हें बाद में भी रिवाइज कर सके।